हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी दीदी आपके लिए आपका नया वीडियो लेक्चर लेकर के हाजिर है। और कल हमने अपने एक क्लास में जो आपको कल 2 क्लासेस मिल गई थी और आज सुबह एक क्लास नहीं पढ़ी है, तो ये क्लास आपकी आज की क्लास है। तो कल हमने अपने 5th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। हम एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ रहे थे। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जल्दी जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है। ओके, तो मैंने आपका बोर्ड प्रिपेयर कर लिया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, सेकंड है ये और थर्ड है ये। टाइम को बचाने के लिए मैंने इन तीनों को लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनके बीच में आपको इक्वल टू का साइन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। अब मैंने आपको मैट्रिक्स बराबर होने की 2 कंडीशन बताई थी। मैंने आपको अवयवों की समानता नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई 2 अवयव 2 शर्तों पर समान हो सकते हैं। पहली शर्त ये होती है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं, दोनों अवयव हैं, उनकी जो कोटि है वो पूरी तरह से समान होनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये होती है कि पहले मैट्रिक्स का हर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के अपने संगत एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे मैट्रिक्स ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जैसा कि हम अपने पहले मैट्रिक्स में देख रहे हैं, अगर हम इसकी कोटि निकालें तो यहाँ पर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी इसकी कोटि है 2 × 2। इसी तरह अगर हम अपने दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना चाहें तो इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो भी इसकी भी कोटि यानी इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो पहली कंडीशन को तो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, यानी दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, हर अवयव, प्रत्येक अवयव का हर अवयव अपने संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। तो अब अगर हमें इन्हें दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमें पहले संगत अवयवों को बराबर करना होगा। तो आइए करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है 4 और यहाँ पर दूसरे अवयव में पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है y। तो यानी y 4 के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों अवयव बराबर हो सकते हैं। अब क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है कि अवयव बराबर है, तो इसका मतलब है कि 4y जो है वो एग्जैक्टली 4 के बराबर है। और वास्तव में हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में x y z के मान ही निकालने हैं। यानी 6ठे नंबर क्वेश्चन में आपको जो ये 3 मैट्रिक्स दिए हैं, इनमें आप देख रहे होंगे कि x y z रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कि संख्याएं या नंबर ही हों, उसके अलावा यहाँ पर बीज भी हो सकते हैं, जिन्हें आप बीज गणित में पढ़ते हैं अलजेब्रा में, ये बीज भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो y है उसकी वैल्यू 4 आ गई। अब इसी तरह से हम इन दोनों की तुलना करके x और z की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पहली रो के दूसरे कॉलम में 3 है, और अगर हम इधर देखें तो पहली रो के दूसरे कॉलम में z है। तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तभी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। अब उसके बाद हमें आखिरी वैल्यू बची है x की निकालना है। तो x के लिए देखते हैं यहाँ पर दूसरी रो का, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, यहाँ पर ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो। तो दूसरी रो के पहले कॉलम में x दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरी रो के पहले कॉलम में 1 दिया है, तो यानी x की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हमें x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3 मिला, और यही हमारा आंसर है। 1, 4 और 3 एकदम सही आया है। यानी जब भी आपको 2 मैट्रिक्स दिए हों, दोनों को इक्वल करके दिखाया गया हो
और एक मैट्रिक्स में आपकी संख्याओं को दिया हो, दूसरे में बीजों को दिया हो, या आप दोनों में मिला करके दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ये बीजीय व्यंजक इधर दे दें और कुछ नंबर इधर दे दें, जैसे कि इसमें बीजीय व्यंजकों के साथ में नंबर भी दिया हुआ है। तो जब इस तरह से मर्ज करके मैट्रिक्स आपको दिए जाते हैं और उसके बाद आपको उसमें बीजीय व्यंजकों का मान निकालना होता है, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप ऐसे ही करते हैं। हर संगत एलिमेंट को उसके संगत एलिमेंट से बराबर दिखाएंगे और बराबर दिखा करके जब हम उन समीकरणों को हल करेंगे, इसमें तो कोई समीकरण नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट हमको यहाँ पर x था, यहाँ पर 1 था, सीधा सीधा पता चल गया कि x बराबर 1 होगा। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया है। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिनमें कुछ बीज होते हैं, यानी चर होते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, और उसके साथ उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का सिंबल लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। यानी ये हमारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो इनको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें सिंपली तुलना करनी थी। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और इधर भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका मतलब कोटियाँ तो समान हैं, और वैसे भी आपको दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं। अब आपको सीधा इसमें क्या करना है? संगत एलिमेंट्स को बराबर दिखा देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले स्थान पर, यानी A11 पोजीशन पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर क्या है? x प्लस वाई, एक बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पर पहली रो और पहले कॉलम में बीजीय व्यंजक की जगह पर एक अंक दिया हुआ है 6, तो यानी x प्लस वाई का मान 6 दिया है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं। आपको छोटे क्लासों में ये समझाया गया होगा, 9th 10th में 11th में, कि आपको जितने व्यंजकों का मान निकालना है, जितने भी बीजीय टर्म्स जो होते हैं एक्स वाई जेड बीज होते हैं, इनका मान निकालना है, उतनी ही इक्वेशन चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ x और y 2 टर्म्स का मान निकालना है, तो हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन एक ही है, इसीलिए इनसफिशिएंट है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या होगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर दूसरे वाले उस पर आए, दूसरी रो और पहले कॉलम में 5 प्लस जेड दिया है, और इसी जगह पर दूसरी रो और पहले कॉलम में यहाँ पर 5 दिया है। तो अब हमारी ये तुलना हो गई। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से z का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम रुकते हैं, अभी हम और तुलना कर लेते हैं। तीसरी जगह पर हमको एक और जगह बीजीय व्यंजक मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि क्या होता है। इसकी पोजीशन क्या है? ये हमारी दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है, यानी कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम में x इंटू वाई दिया हुआ है, और यहाँ पर दूसरी रो और दूसरे कॉलम में इसके बराबर में 8 दिया हुआ है। अब हमारे पास ये 3 समीकरण हैं, यानी ये 3 हमारी इक्वेशन बन चुकी हैं, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें इनमें सबसे पहले ये संभावना तलाशनी है कि सबसे आसानी से कौन सी इक्वेशन हल हो सकती है, वो भी बिना किसी दूसरे इक्वेशन के सपोर्ट के। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 बीजीय व्यंजक हैं, और एक ही इक्वेशन होने की वजह से हम इनका मान नहीं निकाल सकते। यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं, x और y 2 टर्म्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन एक ही है, इसलिए आसानी से मान नहीं निकल सकता। पर अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को देखें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, या इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो बाय इक्वेशन सेकेंड, या आप लिख सकते हैं आराम से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी 5 में जेड जोड़कर 5 आया। अब अगर हम जेड की वैल्यू निकालें, केवल जेड को इधर बचाएंगे, इस प्लस 5 को जब इस 5 के बगल में लाएंगे, यानी ये जेड हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ये 5 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इस प्लस 5 को जब उधर करेंगे तो ये बराबर के उधर जाने पर -5 हो जाएगा। अब जब 5 से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा,
यानी हमारी जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब एक वैल्यू मिलने के बाद में जेड की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक्स और वाई की वैल्यू हम दोनों इक्वेशंस को मिला करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, ठीक है। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 दिया है। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको सबसे अच्छा और आसान तरीका बताती हूँ। यहाँ पर आपको x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 दिया है। अब हम जानते हैं कि x और y का मान पूर्णांक में होगा, तो 8 को हम किन दो संख्याओं या किन दो अंकों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ इसे 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं और 8 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम 8 का और कोई फैक्टर नहीं कर सकते, यानी अगर हम 8 के गुणनखंड करें तो यही गुणनखंड बनेंगे, या तो 1 अट्ठे 8, 2 चौको 8, 4 दूनी 8 या 8 एकम 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि क्योंकि हमको ये दिया x इंटू वाई, तो इनमें से एक वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। एक वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। अब इधर हमें दिया है कि x और y को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो इनमें से हम वो इक्वेशन या वो वैल्यू चूज कर लेंगे जिनको जोड़ने पर 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 4 लें तो दोनों को जोड़ने पर 6 आएगा, या फिर x की वैल्यू को 4 और y की वैल्यू को 2 लें तो भी दोनों को जोड़ने पे 6 आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर x और y के दो संभावित मान हैं और यही आपके उत्तर में भी दिया है, क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती हैं। x का मान 2 और y का 4 भी हो सकता है, x का 4 और y का 2 दोनों हो सकते हैं। तो हम दोनों संभावनाओं को एक साथ ले लेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। जब यहाँ पर हम x, y और z की वैल्यू लिखेंगे तो x बराबर लिखेंगे 2, पहले बार इस संभावना को जब लेंगे तो x बराबर 2, y बराबर और z बराबर। जब x बराबर 2 लिया तो y बराबर 4 लेंगे और z का फिक्स मान आ गया था 0। उसके बाद जब हम दूसरी संभावना को लेंगे तो यहाँ पर या लगाएंगे, इंग्लिश वाले और लगाएंगे, और लगाकर x, y और z तीनों के मान लिखने हैं। तो z का तो फिक्स मान 0 है, लेकिन अब अगली संभावना में x का मान हम 4 ले लेंगे, y का मान 2 ले लेंगे और z का मान 0 रहेगा। तो ये दोनों आंसर हमारे सही आंसर है। आपको ये दोनों टिक करके आना है, क्योंकि इसमें ऐसी इक्वेशन दी हुई है जिसमें x और y के दोनों मान ही निकलेंगे। आप फिक्स नहीं कह सकते कि x का मान 2 होगा या 4 होगा, या y का मान 4 होगा या 2 होगा। तो हम अपनी दोनों संभावनाओं को आंसर में व्यक्त कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और फिर यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है ना पूरा ब्लू वाला कलर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी 6 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या है? सिक्स के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, इसी तरह से आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरी दी है x प्लस जेड और तीसरी दी है y प्लस जेड, और बराबर में दूसरा मैट्रिक्स दिया है इधर 9, 5, 7, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी,
कि ये अवयव जो इधर 9 5 7 दिया है, वैसे तो ये दोनों ही, ये कौन सा अवयव है। मैंने आपको 6 टाइप अवयव की पढ़ाई है कि पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव, शून्य अवयव, तत्समक शून्य अवयव, तत्समक अवयव, अदिश अवयव, 7 तरीके का बताया। तो आप उन्हीं में से बताएंगे कि ये कौन सा अवयव है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी रो है, 1 2 एंड 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, केवल 1 है, यानी एक ही स्तंभ में सारे अंकों को व्यवस्थित किया गया है, तो कॉलम 1 है। और वैसे ही इसमें भी देखिए 1 2 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये एक्स और ये वाई और ये जेड तीनों अलग अलग कॉलम में है, क्योंकि दोनों के इनके बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है, यानी ये पूरा एक ही बीजीय व्यंजक के रूप में पूरे एक निश्चित फॉर्म में लिखे गए हैं। ये तीनों अलग नहीं है। अगर यहाँ पर ये प्लस ना लगा होता तो ये एक्स होता, ये वाई होता, ये जेड होता, ये तीनों अलग अलग स्तंभ में होते, लेकिन यहाँ एक ही स्तंभ है, तो ये भी 3×1 का है, इसीलिए यहाँ पर बराबर लगा हुआ है। अब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, संगत अवयव के संगत एलिमेंट्स की तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं तुलना करने पर, यानी आफ्टर इक्वेटिंग, तुलना करेंगे तो इधर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये पहला टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें पहला 9 है। इधर दूसरा है x प्लस जेड, और इधर उसी के बराबर में दिया हुआ है 5, और इधर दिया हुआ है y प्लस जेड, और उसी के बराबर में यहाँ पर दिया हुआ है 7। तो इन तीनों की तुलना हो गई। अब तुलना करके हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर 3 समीकरण मिल गए। अब इन तीनों समीकरणों को हल करने के बाद में हमें उत्तर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, x, y और z, इसीलिए आपको यहाँ 3 इक्वेशन मिली हैं। अब इन 3 इक्वेशन से आप इन तीनों टर्म्स को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि इन्हीं 3 में से कोई 2 इक्वेशन चुन करके तीनों टर्म निकालें तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x में y जोड़ा, y में z जोड़ा, तीनों को जोड़ने पर उत्तर 9 आना चाहिए। और अगली इक्वेशन में देखिए कि x और z दोनों को जोड़ने पर एक नंबर 5 आना चाहिए। देखते रहो तुम भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x और z को जोड़ते हैं तो 5 है, और जब इसी x z में साथ में y भी जोड़ देते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड पहला टर्म है, इससे अगर हम ये दूसरा टर्म घटा दें x प्लस जेड, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 9 और माइनस x प्लस जेड का मान है 5। अब अगर आप घटाएंगे तो आप यहाँ पर इसे हल करेंगे, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आगे ऐसे ही रहेगा। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस लगा होता है और जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस क्या होता है, अंदर पूरे ब्रैकेट के अंदर अप्लाई हो जाता है, और हर प्लस माइनस बन जाता है और हर माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ x के आगे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर z के आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव है, अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब प्लस x से माइनस x कैंसिल, प्लस z से माइनस z कैंसिल, यानी कि बचा केवल y। अब इधर हम देखें, जब 9 से 5 को घटाया जाएगा तो क्या आएगा, 9 से 5 को घटाने पर 4, यानी y की वैल्यू हमको मिल गई 4। यानी इन तीनों समीकरणों को हल करने पर हमको y का मान 4 मिल गया। अब हम तीसरे अगर अपने समीकरण की ओर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें केवल y और z दिया है। अगर इस समीकरण में हम y का मान रख दें तो हमको z का मान मिल जाएगा, और अगले समीकरण में जब सबसे पहले में जाएंगे हमें y का मान मिल जाएगा, z का मिल जाएगा, दोनों को रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर x और z वाले में z का मान रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो आइए अब हम इनमें से किसी में मान रखते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ y का मान 4 आ गया।
अब हम समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण थर्ड से। समीकरण 3 में y बराबर 4 रखेंगे तो y प्लस जेड लिखना है, y की जगह 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, 7 से 4 गया 3, यानी कि हमें z बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इसके बाद x का मान मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। अब आपको y और z दोनों मान मिल चुके हैं। अब आप सिंपली इसमें मान रख करके x का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मान निकालना है x का, प्लस में रखना है y, तो y का मान है 4, प्लस में रखना है z, तो z का मान है 3 और बराबर में आएगा 9। अब अगर इसे हम हल करें तो x प्लस 4 और 3 जुड़ करके हो जाएगा 7 बराबर 9, और जब हम x का मान निकालेंगे तो ये प्लस 7 उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने केवल x को नोट कर लिया, यहाँ पर 9 को नोट कर लिया, और 7 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर आ जाएगा 9 से 7 घटा 2, यानी यहाँ पर हमें तीनों मान क्या मिले, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। यही हमारा आंसर होगा 2, 4, 3। सही है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ये आपका सॉल्व हुआ है, इधर सॉल्व हुआ है, और उसके बाद लास्ट टर्म ये आया है। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट खत्म हो गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आप सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस आपको बीच में एक्स वाई की जगह पर ए बी को दे दिया गया है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सॉल्व करके देखते हैं। बस ये है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इससे थोड़ी सी टफ है। वैसे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टफ आपको कुछ भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी। ये पहला मैट्रिक्स दिया है, और इसके बराबर में आपको दूसरे मैट्रिक्स में नंबर्स दिए हुए हैं 1, 0, 5 एंड 13, और इसे सॉल्व करके आपको a, b, c और d के मान ज्ञात करने हैं। देखिए आपके आगे बिल्कुल उसी तरह से दिए हैं, दोनों की कोटियां बराबर हैं, 1 2 1 2 यानी 2 इंटू 2 का ये भी है, 1 2 1 2 यानी 2 इंटू 2 का ये भी एक मैट्रिक्स है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बस संगत एलिमेंट्स यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते जाना है। इक्वेट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। सबसे पहला हमारा टर्म है यहाँ पर a माइनस बी, और इसी के बराबर में हम अगर चले तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, -1। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो हमारा दूसरा टर्म क्या है, 2a प्लस सी, और अगर इसी के संगत टर्म में जाए तो इधर दूसरा टर्म क्या है, 5। अब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये कैसे करना होता है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यहाँ भी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आपको इस तरह से समझते जाना है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 2a माइनस बी, यहाँ दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ 0, यहाँ पर आखिरी टर्म है 3c प्लस डी, और यहाँ आखिरी टर्म है 13। इन चारों को हमने बराबर दिखा दिया। अब इन चारों को हल करके हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ को निकालना है। कैसे निकलेंगी वैल्यूज़, आइए देखते हैं।
सबसे पहले जब भी आपको 4, 3, 2 कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, अगर आपको किसी इक्वेशन के बराबर में जीरो मिल जाए तो शुरुआत हमेशा वहीं से करिए, क्योंकि जिस भी इक्वेशन में ज़ीरो होता है हमें वहाँ से निकालने में आंसर को आसानी होती है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। 3rd इक्वेशन को नोट किया, 2a माइनस बी बराबर 0। अब अगर हम यहाँ से मान निकालें 2a का, तो ये जो माइनस बी है जब ये इधर जाएगा तो ये 0 प्लस बी हो जाएगा। और आपको पता है कि 0 में कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो वही चीज़ हमें दोबारा मिल जाएगी, तो 0 प्लस बी भी b हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर एक संबंध मिल गया a और b के बीच में। अब हमको क्या करना है, a और b में से किसी एक का भी अगर आप मान निकाल लेते हैं तो इस संबंध से आपको दूसरे चीज़ का मान अपने आप पता चल जाएगा। यानी हमें यहाँ क्या पता चला कि जो a का मान है उसे 2 से गुणा करने पर b का मान प्राप्त होगा। यानी b क्या है, a से 2 गुना है। यानी जैसे आप 2 भाई बहन हैं, एक मोहन एक श्याम। अब यहाँ पे दिया हुआ है मोहन की उम्र में 2 से गुणा करने पर श्याम की उम्र आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो श्याम है वो मोहन से 2 गुना बड़ा है, तभी इसकी उम्र में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ में से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके a या b में से किसी एक का मान निकालेंगे और इस वाले संबंध में रखकर दूसरे का भी मान आसानी से आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा रहेगा। हम अपनी पहली इक्वेशन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें a और b दोनों मिल रहे हैं। दूसरी इक्वेशन में a के साथ c है, तीसरी हम सॉल्व कर चुके हैं और चौथी में c और d है, a और b है ही नहीं। तो सबसे पहली इक्वेशन में चलते हैं, a माइनस बी बराबर -1 पर। अब यहाँ पर हम अगर b की जगह 2a चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि b बराबर 2a है, तो हम यहाँ पर रख देंगे a माइनस बी की जगह हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू -1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक a है, यहाँ है 2a। जब एक a से 2a घटेगा तो -a बचेगा, -1 के बराबर होगा वो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज़ है और एक चीज़ से अगर हम 2 चीज़ें घटाते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर 1 से 2 को घटाएं तो हमें हमेशा -1 मिलता है। तो उसी तरीके हम यहाँ पर a से -2a को घटा रहे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर -a मिलेगा। अब यहाँ -a बराबर -1, दोनों के माइनस कट जाएंगे तो a का मान आ जाएगा 1। अब मैंने आपको बताया था कि इस स्तंभ में रखने से, इस संबंध में रखने से हमें b का मान भी मिल जाएगा। तो हमें पता है कि b बराबर क्या है, 2a है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि b बराबर 2a, तो इसलिए क्या होगा, b बराबर 2 गुणे a का मान आया है 1, यानी b का मान क्या आ जाएगा, 2। दिख रहा है? तो यहाँ से b का मान आ गया 2, यानी a का मान पता चल गया हमें, a का मान पता चल गया 1, b का मान पता चल गया 2। अब हम चलते हैं अपने दूसरी इक्वेशन पे। यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे। c का मान हम दूसरी इक्वेशन से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें a का मान पता है, तो अगर हम यहाँ पर a का मान रख दें तो यहाँ पर c का मान निकल आएगा। तो दूसरी इक्वेशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हम a का मान रखते हैं, a बराबर है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5। c का मान निकालेंगे तो +5 और +2 उधर जाएगा बराबर के, तो -2, तो c का मान आ जाएगा 3। अब तीसरी वैल्यू में हमें मिल गई c बराबर 3, यानी a बराबर 1 है, a का मान मिला a बराबर 1, b का मान मिला b बराबर 2, c बराबर 3। अभी तो हम ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 2 3 तीनों मिला, d का मान 4 होना चाहिए। देखते हैं होता है या नहीं। अब d हमारी लास्ट इक्वेशन में है, केवल चौथी इक्वेशन में, तो इसका मान निकालने के लिए हमें इक्वेशन 4 को लेना होगा। इक्वेशन 4 क्या है, 3c प्लस d बराबर 13। अब हमें पता है कि c का मान 3 है, अगर हम यहाँ पर c का मान 3 रखकर हल कर लें तो हमें d का मान मिल जाएगा। तो 3 इंटू c का मान भी 3 है प्लस d इज इक्वल टू
13। सॉल्व करेंगे तो d बराबर 13, 3 इंटू 3, नहीं दिख रहा है क्या, सॉरी, इसको इधर कर देते हैं। चौथी इक्वेशन हमारी क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, इधर तो दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू सी की वैल्यू है 3 प्लस डी बराबर 13। हल करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9 प्लस डी बराबर 13। डी का मान निकालेंगे तो 13 प्लस 9 उधर जाएगा -9, डी बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी डी की वैल्यू 4 आ गई, ऑर्डर में ही आ गया सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमको चारों इक्वेशन क्या मिल गई, यानी हमको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके ए बी सी डी के मान निकालने थे। तो ए का मान आया 1, बी का मान आया 2, सी का आया 3 और डी का आया 4, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं हट जाती हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। मुझे पता है कि अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, इसलिए कि अभी बहुत सारे वीडियोस डालने पड़ते हैं, एक वीडियो में 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अब वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर एक ही लगेगा कि मैम ने केवल 6th और 7th नंबर 2 क्वेश्चन बताए, लेकिन इन 2 क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि 6ठे में 3 थे और 7वें में 1 था। हाँ, तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हुए हैं। अब जो हमारा 8th, 9th और 10th क्वेश्चन है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और ये वीडियो छोटी होगी क्योंकि जो आपको 9th नंबर क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना है, बाकी 8th और 10th बहुत छोटे हैं। और ये जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको इसकी रिटन PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यानी मैंने यही सोच रखा है कि जैसे ही कोई भी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर रिटन PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो आपको कई फ़ायदे होंगे। जैसे कि मैं कोशिश करूंगी कि रोज़ शाम को एक टाइम हम आपस में बात करके फिक्स कर लेंगे, और उस टाइम पर आपको 5, 10, 15 छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन मिलेंगे एक क्विज़ के फॉर्म में, और आप उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जल्दी ही जैसे ही कि ज़्यादा से बच्चे हो जाएंगे तो आपका एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाएगा, उसको एक फिक्स टाइम पर 1 घंटे 2 घंटे के लिए खोला जाएगा। आप उसमें अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, और आपके फ्रेंड्स जिनको भी उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो आपको उसे बता देंगे। और उसके अलावा जो आप सबको जब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो किसी को नहीं आएगा, उसे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। उसके अलावा मैं ये भी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक तक मैं आपकी 11th की क्लास को भी स्टार्ट कर दूँ, इसीलिए आप अभी से अपने 11th के भाई बहनों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी दीदी की तरफ से, कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को 1000 के पार पहुँचाइए, ताकि आपकी लाइव क्लासेस प्रॉपरली चल सकें। थैंक यू।